हाय फ्रेंड्स, मैं श्रेया। और आज हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग को ये पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र और उसका विकास कैसे हुआ। संयुक्त राष्ट्र और उसके विकास, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स डेवलपमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ही यह स्पष्ट होने लगा था कि राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने में असमर्थ रहेगा। उसकी असफलता देखकर ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए एक अत्यधिक सबल और सुसंगठित विश्व संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया था। आज का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भावना का एक व्यावहारिक परिणाम है। यह किसी एक दिन का निर्माण नहीं है, बल्कि इसके निर्माण की दिशा में द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट होते होते प्रयास प्रारंभ हो गया था। और स्पष्टतः इसके प्रयास प्रारंभ होने के बाद इसके लिए 1941 से ही सम्मेलन होने लगे थे। और राष्ट्रसंघ की अव्यावहारिकता से राष्ट्रों का विश्वास अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हट गया था। इसलिए एक सुदृढ़ और शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही राष्ट्रों के विश्वास को पुनः प्राप्त कर सकता था। आज के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की पहली प्रेरणा तो राष्ट्रसंघ से ही प्राप्त हुई है। उसी के ढांचे और भग्नावशेष का आज यह निर्मित है। राष्ट्रसंघ के समस्त उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा अंगों आदि का संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव पड़ा है। इसी से राष्ट्रसंघ के समस्त उद्देश्यों, सिद्धांतों और उस पर प्रभाव पड़ा। इससे अनेक विद्वानों ने इसे राष्ट्रसंघ के संशोधित संस्करण के नाम से संबोधित किया। पीबी पॉटर ने इसे दूसरा राष्ट्रसंघ तथा ढीला ढाला संघ कहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह राष्ट्रसंघ की नकल नहीं है। वास्तव में राष्ट्रसंघ से यह अधिक शक्तिशाली है और इसकी व्यापक शक्ति में मानव जाति की आशा निहित है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रसंघ का विकास कैसे हुआ। संयुक्त राष्ट्र का इतिहास संयुक्त राष्ट्र का विकास। इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के विकास में विविध तथ्यों ने सहयोग किया है। इसकी स्थापना एक दिन एवं एक व्यक्तियों की मेहनत का परिणाम नहीं है। इसके विकास में जिन व्यक्तियों और जिन विभिन्न तत्वों ने सहयोग किया है, उनका अध्ययन हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विकास कैसे हुआ था, तो एक था कि गैर सरकारी प्रयास हुआ और दूसरा हुआ सरकारी प्रयास। तो गैर सरकारी प्रयास में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर ही अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वरूप तथा समस्याओं के संबंध में गैर सरकारी ढंग से प्रयास प्रारंभ हो गए। अमेरिका में इसके लिए विभिन्न योजनाएं बनने लगी और अनेक आयोगों की स्थापना की गई, जिनका मुख्य काम भावी संगठनों की रूपरेखा संबंधी सुझाव देना था। गैर सरकारी प्रयास में थे शांति के अध्ययन का आयोग, विश्वविद्यालयी समिति, न्यायाधीश मैनली और हडसन का प्रस्ताव, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अमेरिकी श्रमिक संघ और द फेडरल काउंसिल ऑफ चर्चेज ऑफ क्राइस्ट। और सरकारी प्रयास में थे लंदन घोषणा, अटलांटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, मास्को घोषणा, तेहरान सम्मेलन, डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत क्या क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य पहले देख लेते हैं। एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना से ही संगठन के सामान्य उद्देश्यों की झलक मिल जाती है, लेकिन प्रस्तावना से संयुक्त राष्ट्र के संपूर्ण उद्देश्यों की विवेचना नहीं हो पाती है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य जो हम लोग देख पा रहे हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना, दूसरा है मैत्रीपूर्ण संबंध में वृद्धि, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और चौथा है सामंजस्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए विश्व स्तर पर जो संगठन है वो शांति, पूरे देश की शांति और सुरक्षा में अपना काम करेंगे, अपना योगदान देंगे।
उसमें एक दूसरे में मित्रतापूर्वक व्यवहार रखने का प्रयास करेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध में वृद्धि हो इसका प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब हो गया कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सभी देश सहयोग करेंगे। और सामंजस्य का मतलब हुआ कि आपस में सामंजस्य बैठा के सभी देश चलेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शांतिपूर्वक कार्य होगा और युद्ध को होने से रोकने का प्रयास किया जाएगा कि आगे अभी तक 2 युद्ध हो चुके हैं, तीसरी युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 1 में उसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन उद्देश्यों की चर्चा मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। उनकी प्राप्ति के लिए सदस्य राज्यों के मार्गदर्शन हेतु कुछ मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पहला है उसमें कि सार्वभौमिक समानता, फिर सद्भावना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, कोई भी देश आपस में विवाद हो जाए तो उसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय बैठ के उसका हल ढूंढने का प्रयास किया जाए। उसके बाद धमकी अथवा बल प्रयोग का अभाव, मतलब कोई भी मजबूत देश कमज़ोर देश को धमकी नहीं देगा, बल प्रयोग नहीं करेगा, एक दूसरे का सहायता किया जाएगा। गैर सदस्य राज्यों से संबंधित भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। और घरेलू क्षेत्राधिकार। संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रमुख अंग भी हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका थी, ये भी जानना जरूरी है। तो यदि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे और प्रक्रियाओं में आखिरकार सुधार हुआ तो क्या विश्व में बढ़ रही अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित किया जा सकेगा। आशावादियों की मान्यता है कि आज के एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, संयुक्त राष्ट्र के ढांचे और प्रक्रियाओं में बदलावों से यह विश्व संगठन कारगर ढंग से कार्य कर सकेगा। यदि संयुक्त राष्ट्र इन बदलावों से अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकने में कारगर हो जाएगा तो इसका फ़ायदा पूरे देश को होगा। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी मनमानी को रोककर तथा एक संतुलनकारी भूमिका निभाते हुए संयुक्त राष्ट्र शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम कर सकता है और अमेरिकी शक्ति पर फिलहाल बहुत आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। पहली बात यह है कि 1991 के बाद सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बूते पर वह संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी भी कर सकता है। ऐसी स्थिति की संभावना बनती है तो संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हित में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर अमेरिका का विशेष प्रभाव है, उसकी आर्थिक शक्ति ज़बरदस्त संयुक्त राष्ट्र के बजट में सर्वाधिक योगदान करता है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी भूभाग में अवस्थित है, जिसके चलते इसमें अमेरिकी प्रभाव बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश नौकरशाह अमेरिकी नागरिक होने के चलते भी उसके प्रभाव से वृद्धि हो जाती है। यदि कोई प्रस्ताव उसके और उसके साथी राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध है तो अमेरिका अपने वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी शक्ति और वीटो के चलते संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति में वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है। वीटो का पावर वो होता है, 5 सदस्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिनके पास वीटो पावर होता है, 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है और अगर उस 5 राष्ट्रों में से कोई भी एक राष्ट्र अगर वीटो का अपना इस्तेमाल करता है तो उस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा और उसके वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करता है। अमेरिका अभी के समय में वर्तमान स्थिति में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जिसके कारण से वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, हम ऐसा कह भी सकते हैं। लेकिन उसका कोई अभी विरोध भी नहीं कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी शक्ति पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। इसके बावजूद आज के एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा शेष विश्व के बीच विभिन्न विवादों और मुद्दों पर सहमति कायम कर सकता है। अमेरिका के नेता आमतौर से
संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे इस अमेरिका के नेता आमतौर बात को समझते हैं और कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व के 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी मनमानी और उसकी पक्षपातपूर्ण नीतियों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में कुछ कमियां अवश्य हैं, लेकिन इसके बिना विश्व की स्थिति बदतर हो जाएगी। आज के वैश्वीकरण के युग में जहां विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। आज की पारस्परिक निर्भरता के समय में संयुक्त राष्ट्र के महत्व में निरंतर वृद्धि होगी। हमें उन उपायों को तलाशना होगा जिनसे आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र किसी भी शक्ति के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सके। 19 जून 2006 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित मानवाधिकार परिषद के सक्रिय होने से विश्व के अनेक देशों में नागरिकों के ऊपर ढाए जाने वाले अत्याचारों को रोककर मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्व के कुछ प्रमुख स्वयंसेवी जो संगठन हैं वो अपना कार्य काफ़ी सक्रिय रूप से निभाते हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है। वो लोग अपना काम अच्छे से करते हैं। तो आज का ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।